वो रौनक की महफिल में जब खामोशी की छाई थी, एक चिट्ठी दरवाजे पर दस्तक देने आई थी। सौंप दिया उस खत को एक कांपते से हाथ में, अब कौन बिछड़ रहा है और कौन रहेगा साथ में। इंसान की इंसान से जो खूनी लड़ाई थी, मिट्टी के बंटवारे की गमगीन खबर लाई थी, वो रौनक के महफिल में जब खामोशी सी छाई थी, एक चिट्ठी दरवाजे पर दस्तक देने आई थी। सलाम आप सबको, मैं हूँ सारा खान और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 8 महीने से चलने वाले पैलेस्टाइन के हिंसा और युद्ध के बारे में। वैसे तो ये इतिहास काफ़ी सालों पुराना है, मगर अभी कुछ महीनों से ये संकट काफ़ी बढ़ गया है और लाखों लोगों की ज़िंदगियों को इसने संकट में डाल दिया है। काफ़ी हालात बिगड़ भी रहे हैं। आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मिल्लत टाइम्स के फाउंडर सर शम्स तबरेज़ कासमी। सर, आपका मैं तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। तो मेरा आपसे पहला ये सवाल है कि अभी जो पैलेस्टाइन में हमले चल रहे हैं उसको करीबन 8 महीना हो गया है और हालात दिन पे दिन बिगड़ते जा रहे हैं। तो आपकी नज़र में ये हमलों को रोकने के लिए इसके पीछे कौन जिम्मेदार है और आपकी नज़र में सुधार क्यों नहीं हो रहा है हालातों में, इसकी वजह क्या है? बिल्कुल सारा, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा सवाल भी आपने किया है, आपकी पोइट्री भी बहुत अच्छी थी। गज़ा पर जो लड़ाई हो रही है ये दरअसल जंग नहीं बल्कि एक तरफ़ा हमला है और ये हमला इसराइल कर रहा है और इसराइल एक चेहरा है, असल अमेरिका कर रहा है। पूरा जो मिडिल ईस्ट है वहाँ मुसलमानों की बरसों से हुकूमत थी, जिसको आज इसराइल कहा जाता है, वो पहले फ़लस्तीन था। बट अमेरिका ने और ब्रिटिश एम्पायर ने वहाँ पर यहूदियों के लिए एक अलग से स्टेट बसा दिया, फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करके। उसके बाद फ़लस्तीन नाम की रियासत ही ख़त्म हो गई। आज फ़लस्तीनी अवाम अपनी रियासत को दोबारा से हासिल करने के लिए कोशिश कर रही है। फिर बीच में 1967 में जंग हुई तो जो बचे खुचे इलाके थे उस पर भी इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया। गज़ा पट्टी का एरिया 2005 से आज़ाद है, हमास की वहाँ पर हुकूमत है। तो लगातार इसको ये लोग मारते आ रहे हैं। तो 7 अक्टूबर को हमास वालों ने भी इसराइल पर हमला किया और इसराइल को घुसकर अंदर मारा। उसके बाद बदले में इसराइल ने गज़ा पट्टी पर हमला कर दिया और इसराइल के इस हमला को 8 महीने हो गए हैं और 10वीं मरतबा यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन पास हुई है, जनरल असम्बली से रेजोल्यूशन पास हुई है। दुनिया भर के ममालिक चाहते हैं कि जंगबंदी हो, सीज़ फायर हो। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला आ गया है जिसमें कहा गया है कि जंगबंदी होनी चाहिए, इसराइल को हमला रोकना चाहिए, उसको अपनी सेना वापस बुला लेनी चाहिए। लेकिन इसराइल किसी की बात को नहीं मान रहा है और इसराइल किसी की बात को नहीं मान रहा है तो अपने दम पर नहीं बल्कि अमेरिका पर, क्योंकि दुनिया में इस वक्त जो सबसे पावरफुल मुल्क है, जो सुपर पावर है, जिसके पास सबसे ज़्यादा ताकत है वो अमेरिका है। तो अमेरिका इसराइल को पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है, इस वजह से वहाँ जंगबंदी नहीं हो रही है। तो अगर 8 महीना गुजर जाने के बावजूद भी गज़ा पट्टी में अभी तक जंगबंदी नहीं हुई है, सीज़ फायर नहीं हुई है, तो उसके लिए ज़िम्मेदार अमेरिका है। हालांकि जब हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं तो अभी एक खबर ये भी आई है कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन आया है और अमेरिका ने ये रेजोल्यूशन लाया जंगबंदी के लिए, सीज़ फायर के लिए। वो मंजूर भी हो गया, सभी ममालिक ने शिरकत की, किसी ने वेटो पावर का इस्तेमाल नहीं किया, रूस उसमें गैर हाजिर रहा। तो हो सकता है कब जंगबंदी हो जाए। हमास ने तो उस रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया है, कहा कि हम जंगबंदी के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक इसराइल की तरफ से एग्रीमेंट नहीं आया है। तो देखना यह है कि इसराइल को मंजूर करने पर, कायल करने पर अमेरिका कहाँ तक काम कर पाता है। जी, तो दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि ये हाल ही में एक खबर आई है कि अमेरिका ने अभी हमास के नेताओं को गिरफ़्तार करने की कोई योजना बनाई है। तो इस मामले के बारे में आपकी क्या राय है और ये किस तरीके से अभी प्रेजेंट हालातों पे असर कर सकता है? दरअसल हुआ कहा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, 2 आलमी अदालत है, एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में मामला चल रहा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मामला चल रहा है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में करीम खान पूरे मामले की पैरवी कर रहे थे। तो उन्होंने एक फ़ैसला सुनाया वहाँ की अदालत ने और कहा कि अगर 1 महीने के अंदर अंदर जंगबंदी नहीं की गई, रफ़ा पर इसराइल ने हमला बंद नहीं किया, तो नेतन्याहू और इज़राइल के डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट की गिरफ़्तारी का आदेश दिया जाएगा। उसके अलावा ये भी कहा गया कि हमास के जो टॉप लीडर्स हैं जो कतर में या मिस्र में रहते हैं उनको भी गिरफ़्तार किया जाएगा। उसमें इस्माइल हानिया और दूसरे रहनुमाओं का नाम शामिल था। तो गिरफ़्तारी का वारंट दोनों के लिए जारी किया गया, बिन्यामिन नेतन्याहू के लिए भी और इसके लिए भी। उसने अपने अदालत में कहा कि दोनों ज़िम्मेदार हैं जंगबंदी के लिए, दोनों क्योंकि हमास पर इल्ज़ाम है कि ये इज़राइल की यरगमालियों को रिहा नहीं कर रहे हैं और हमास का
और हमास का इल्ज़ाम है कि ये जंग कर रहे हैं, हमें मार रहे हैं। जब तक ये अपनी फ़ौज को यहाँ से वापस नहीं बुलाएंगे, हमला नहीं रोकेंगे, उस वक्त तक हम कैसे यरगमालियों को रिहा कर सकते हैं। हमने तो यरगमालियों को हर हालत में बचा कर रखा है। जो यरगमाली अभी तक आज़ाद हुए हैं, जो कैदी, जो हॉस्टेज थे, तो उन हॉस्टेज ने भी ये कहा कि हमारी बहुत अच्छी तरह खातिर तवाज़ु की गई थी, बहुत अच्छा केयर किया हमास के लोगों ने, वो खुद भूखे थे, हमें खाना खिलाते थे। स्टेटमेंट भी इस तरह के सामने आए उन लोगों के। तो अमेरिका ने अब क्या चाल चली आगे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फ़ैसला को बुनियाद बनाते हुए उसने इज़राइल के लिए तो एडवाइजरी जारी कर दी कि अपने मुल्क से बाहर ना निकले, लेकिन हमास की रहनुमा कतर में रहते हैं, तो कतर की सरकार से बातचीत करके उनके लिए गिरफ़्तार करना उनको क्या है, आसान है। क्योंकि अगर कोई आलमी मुजरिम होता है या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फ़ैसला आता है किसी को गिरफ़्तार करने का, तो उसके मुल्क में आप उसको गिरफ़्तार नहीं कर सकते। कई मरतबा कोई कमज़ोर मुल्क होता है तो उसके मुल्क में भी लोग गिरफ़्तार कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि अगर अपने मुल्क से बाहर जाता है किसी और मुल्क में, और ख़ासतौर पर जो मुल्क के मेंबर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, या उसने चार्टर पर दस्तखत कर रखा है, तो उस मुल्क की लाजमी ज़िम्मेदारी होती है उसको गिरफ़्तार करना, क्योंकि मुजरिम है आलमी तौर पर आपके मुल्क में, उसको गिरफ़्तार कीजिए। तो एक तरह से एडवाइजरी जारी कर दे यूके ने, अमेरिका ने, कि बिन्यामिन नेतन्याहू अभी इधर का सफ़र ना करे। उधर अमेरिका ने प्लानिंग कर ली कि कतर में और मिस्र में हमास के रहनुमाओं को हम गिरफ़्तार कर सकते हैं, और उसको गिरफ़्तार करेंगे तो जो हमास की ताकत है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये लोग पॉलिटिकल ब्यूरो के सरबराह है, ज़िम्मेदार हैं, और जो गज़ा में हमास की लीडरशिप है वो वहाँ की लड़ाई को, जंग को देखती है, जिसको अल-क़साम ब्रिगेड कहा जाता है। तो ये प्लानिंग थी अमेरिका की, लेकिन फ़िलहाल जो सिक्योरिटी काउंसिल से रेजोल्यूशन पास हुआ है, तो हो सकता है कि अभी जो गिरफ़्तारी वाला मामला है थोड़ा सा दब जाए। जी, खबरों के मुताबिक इज़राइल ने अभी 2 दिन पहले अपने 2 कैदियों को हमास से रिहा कर लिया है। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या ये हमास की कमज़ोरी की तरफ निशाना करता है, या इसके पीछे कोई और स्ट्रैटेजी है? आपकी क्या राय है? जिसको कमज़ोरी तो नहीं कह सकते। हमास ने 7 अक्टूबर को इज़राइल के 250 से 300 लोगों को गिरफ़्तार कर लिया, कैदी बना लिया। 1200 लोग उस हमला में मारे गए थे, और उन कैदियों को आज़ाद कराने के लिए इज़राइल पिछले 8 महीना से हमला कर रहा है। इज़राइल के साथ अमेरिका खड़ा है, बरतानिया यानी इंग्लैंड खड़ा है, फ्रांस, दुनिया के तमाम बड़े बड़े ममालिक खड़े हैं। हर किसी का सपोर्ट है। इज़राइल को दुनिया भर की ताकत है, टेक्नोलॉजी है, हथियार है, और गज़ा पट्टी एक महदूद जगह है। उन पर दिन रात एयर स्ट्राइक हो रहा है, बम से हमला हो रहा है, ग्राउंड पर वहाँ की जो इज़राइल की आर्मी है वो मौजूद है, तो हर तरफ से हो रहा है। उनकी सुरंगों पर हमला किया जा रहा है। इसके बावजूद पिछले 8 महीना से एक भी कैदी को इज़राइल के हाथ लगने नहीं दिया था हमास ने, तो उसकी सबसे बड़ी कामयाबी थी। अब इधर आकर के बहुत बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे करके और 250 आम फ़लस्तीनियों को हलाक करके इज़राइल ने अपने 4 कैदियों को, होस्टेज को रिहा करा लिया। तो इज़राइल की कोई कामयाबी नहीं है, बल्कि हो सकता है कि वहाँ पर 400-500 शहरियों का मामला था, तो आम शहरियों को बचाने के लिए हमास वहाँ पर पीछे हट गए, उन्होंने काउंटर नहीं किया, और इस वजह से इज़राइल उनको आज़ाद कराने में कामयाब रहा। जिस तरह इज़राइल ने 200 लोगों को वहाँ पर शहीद कर दिया, हलाक कर दिया। हमास के लड़ाके भी बचा सकते थे, लेकिन मज़ीद फ़लस्तीनी मारे जा सकते थे। तो अपने ही लोग हमास के ज़रिए मारे जाते, अच्छा नहीं था। तो इसकी वजह से वहाँ पर हमास के लड़ाके रुक गए, और उन्होंने कहा कि चलो आज़ाद करा लेते हैं 4 को, तो करा लेने दो, क्योंकि अपने लोगों को मारना नहीं चाहते। इज़राइल क्या करता है कि वो हॉस्टेज को आज़ाद कराने के लिए कई मरतबा उसने अपने ही लोगों को मारा। इससे पहले खबर आई थी कि 3 हॉस्टेज को इज़राइल की सेना ने खुद ही मार करके हलाक कर दिया था। 3-4 महीना पहले की खबर है। तो इज़राइल ने जब गज़ा पट्टी पर हमला किया तो अपना 3 हदफ तय किया था, और सबसे बड़ा हदफ यही था कि जो हमारे शहरी हैं, जिसको हमास ने हॉस्टेज बना रखा है, उसको ख़ुद हमें आज़ाद कराना है। हमास से कोई नेगोशिएशन और कोई डील नहीं करनी है। और 8 महीना हो गए और अभी तक इज़राइल उसमें कामयाब नहीं हो सका, और इतने दिन में हुआ भी तो सिर्फ 4 को उसने आज़ाद कराया, और अभी हमास वहाँ पर रुक गए क्योंकि उसके अपने शहरी मारे जाते। और अब यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल से बाज़ाब्ता रेजोल्यूशन पास हुआ है, अमेरिका ने किया है। तो कहने कहीं इज़राइल भी चाह रहा है इस जंग से बाहर निकलना, क्योंकि लगातार उसका नुकसान हो रहा है। फ़लस्तीनियों के पास, हमास के पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं है, लेकिन इज़राइल ने इस जंग में अपना सब कुछ खो दिया है। उसकी ताकत ख़त्म हो गई, उसकी जो इकोनॉमिक है वो बर्बाद हो गई है, उसका फाइनेंस सिस्टम ख़त्म हो गया है, उसकी इज़्ज़त ख़त्म हो गई। दुनिया ने देख लिया कि हमास, जिसको किसी मुल्क का सपोर्ट नहीं है, उसके पास मिसाइल नहीं है, उसके पास फाइटर प्लेन नहीं है, उसको कहीं की मदद नहीं है, उससे भी अपने कैदियों को इज़राइल दुनिया भर की ताकत मिलने के बावजूद नहीं छुड़ा सका। तो इज़राइल एक्सपोज हुआ है, उसकी कमज़ोरी है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे सवालों का जवाब देने के लिए, अपना कीमती वक्त निकाल करके। उम्मीद करते हैं कि वहाँ के हालात बेहतर होंगे इंशाल्लाह और शांति बहाल होगी। तो मैं अपनी पोइट्री की कुछ लाइंस के साथ आज की इस चर्चा को समाप्त करना चाहती हूँ कि सबको दो आँख कान पैर देके खुदा ने तख्लीक मिलाई थी, बिन हथियार बुलंदों ने इंकलाब की आवाज़ लगाई थी, वो रौनक महफिल में जब खामोशी सी छाई थी, एक चिट्ठी दरवाजे पर दस्तक देने आई थी। जुड़े रहिए मिल्लत टाइम्स के साथ। धन्यवाद।